तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। नहीं ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे। तो आप सुन रहे थे उमर अब्दुल्ला को, जो 5 सदस्य विधानसभा के नामित मनोनीत किए जाएंगे उनको लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं। एनके सर, उमर अब्दुल्ला की बात तो ठीक है कि जो मनोनीत की होने की प्रक्रिया है वो तो सरकार की सलाह पर होती है। नहीं, देखिए, सरकार इसलिए है कि जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं वो उन केसेस में होते हैं जहां गवर्नमेंट नॉन अवेलेबल, जैसे कि किसको बुलाएं, एक चुनाव हुआ है, हंग असेंबली है, उसमें किसको बुलाएं, इसमें उसको डिस्क्रिशन होता है क्योंकि उस समय आपको कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं होता। यहां पे तो गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो या तो आप चुनाव के पहले 5 नॉमिनेशन कर दीजिए ताकि जनता को मालूम हो कि ये 5 लोग तो साहब बीजेपी के आ गए हैं, अब हमें वोट देना है, या तो ये करे पहले, या जब ये हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बन जाए, जिसकी भी सरकार हो, उसके बाद उसके रिकमेंडेशन से करे। यहां पे डिस्क्रिशन करके आप पब्लिक वर्डिक्ट को, जो जनता ने अपना वो दिया है, आदेश दिया है, आप उसी को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि अचानक जब चुनाव हो गया तो कल रात को आपने 5 नॉमिनेशन किए, वो 5 के 5 बीजेपी के हैं, तो आप तो उस वर्डिक्ट को पलट रहे हैं। सर, लेकिन माफी के साथ ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं लोकसभा में भी जो सदस्य नामित किए जाते हैं, जो नामित किए जाते हैं उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, भले ही वो नामित किए जाते हैं। बिल्कुल होती है, लेकिन वो नामित किए जाते हैं तो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे किए जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है जी, तो आपका डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ये जो वर्डिक्ट है जनता का, इसको आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। जनता ने मान लीजिए दिया, एक आदमी को दिया, उसमें पूर्ण बहुमत है, तब तक आपने अचानक रात में 5 आदमी भेज दिए, तो वो पूरा का पूरा वर्ड, इसलिए ये टेक्निकली गलत है। संविधान में ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा तो ये कहीं नहीं ठहरेगा। कल रात को जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है वो उनके अधिकार से बाहर है। इसीलिए शायद मनोज सर कि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं उस पूरी व्यवस्था पर। आप देखिए ना, तभी से उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि इस बारी इलेक्शन में जो सबसे बड़ी जीत है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते जम्मू कश्मीर में, वो देश के लोकतंत्र की जीत है। और आप ये देखिएगा कि 10 साल के बाद वहाँ इलेक्शन हुए हैं और हर तरीके के लोग, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियां और जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं, वो भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में वहाँ के जो एलजी का ये मूव, मेरे ख्याल से कोई जो हम लोग चाहते हैं, जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उसके वो अगेंस्ट है। लेकिन सर, अगर क्लियर कट होता है तब तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हंग असेंबली आती है, जिस तरह से अगर दिख रहा है नेक टू नेक, तब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कभी भी नेक एंड नेक जब होता है ना, तो उसमें अब ये रोल, चूंकि ये 5 हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, और इसमें 2023 में जो सेकंड अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के तहत 5 पावर्स दिए गए कि 5 नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो कल रात को जब आपने कर दिया तो वो अस्तित्व में आ गए, अस्तित्व में आ गए तो आपके वर्डिंग को बदल सकते। मान लीजिए हंग असेंबली है, लेकिन इनके 5 के आने से एक पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट जनता ने दी थी, आपने उसी को बदल दिया। तो क्या जनता के वर्डिक्ट को डेमोक्रेसी में फ्रस्ट्रेट करना एक ऑर्डर से, क्या ये मुनासिब है? यही सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो, या जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही, ये मुद्दा है और इस पे गौर करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं सर कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी नॉमिनेट किया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले होता रहा है, लेकिन ये काम सरकार की सिफारिश पर होना चाहिए। उसका एक चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद होता तो बेहतर होता। बिल्कुल, एक सिंपल सा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज इन द एक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये होता है। तो चीफ मिनिस्टर, सर माफ कीजिएगा, इस वक्त की एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है हमारी, ये चीजें बदल रही है। लाडवा से मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, तो ये क्या, इसके क्या बड़ा ये बड़ा इंडिकेशन है, ये कुछ सीट्स है, इंडिकेटर है। ये माना जा रहा था कि उन्हीं के पार्टी के एक सहयोगी जो लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में खुद की राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहे थे, वो आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलेगा। आखिरी मोमेंट पर उनका टिकट काटा गया। नायब सिंह सैनी से कहा गया कि आप यहां से चुनाव लड़िए। उसके बाद यह आरोप लगा कि नायब सिंह सैनी के परिवार वालों ने उसी शख्स के साथ
बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसके बाद से ये लगातार खबरें आ रही थी कि नायब सिंह सैनी की जो सीट है वो वहां पर फंस सकती है, और उसी तरीके की कुछ अपडेट इस वक्त आपके सामने। लेकिन सर सिपा सलारी अगर पीछे रहेंगे तो फिर फौज का क्या होगा? वैसे ये मुझे जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं, आप देखिए तो ये गैप अब वाइडन होता ज्यादा हो रहा है। 28 अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो, और 46 जी। तो ये जो मैं कह रहा था कि 15 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट में ये गैप बढ़ने लगेगा, तो ये हकीकत अब हरियाणा में दिखाई दे रही है, काफी तेजी से गैप बढ़ रहा है। मनोज सर, अब ये देखिएगा कि कैप्टन अभिमन्यु भी, जो कि वहाँ एक बीजेपी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है, वो भी अपनी सीट से पीछे हैं। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो भी हैं, वो उनकी हालत वहाँ कोई बहुत ज्यादा। अनिल विज अम्बाला से पीछे चल रहे हैं सर। अनिल विज जो कह रहे हैं कि देखिए साहब हम कल मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास पर, वो अम्बाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी बिल्कुल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। और अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो अनिल विज उन लोगों में से हैं जिन्होंने की बीजेपी का झंडा हमेशा वहाँ ऊंचा करके रखा, और वो वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे। और जिस समय मतलब 2014 के बाद जो एक आरोप बीजेपी पे लगता रहा, वो ये था कि उन्होंने स्टेट में जो उनकी जो इनकम्बेंट और जो बड़ी जो वहाँ के नेता थे, उनको धीरे धीरे करके उनको वो पीछे किया। उसमें अनिल विज का नाम भी था, रामविलास शर्मा, अनिल विज। तो ऐसे में अनिल विज का पीछे होना, जबकि वहाँ उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोगों के साथ सुरजेवाला के जो बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं कैथल से, जहां से कभी रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ते थे, वहां से अब उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, और इस वक्त की अपडेट मानी कि वो आगे है। बिल्कुल, तो ये लगातार हम आपको अपडेट्स यहां पर दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है, और रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से मुस्कान जरूर आई होगी प्रियंका जी के चेहरे पर। लेकिन एक बार जरा हम श्रीनगर पे रुक कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। क्या अपडेट्स अभी उन तक पहुंच रहे हैं? काउंटिंग सेंटर पर क्या हाल है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, मोहम्मद यूनुस? जी, अभी तक जो यहाँ पे नतीजे सामने आए हैं, वो उनसे यही लगता है कि नेक टू नेक फाइट हो रही है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की। तो जो एग्जिट पोल यहाँ पे दिखाए गए थे, उनका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी जो है 25 से 30 सीटें लेती हैं, और उसके बाद यहाँ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम जो है उनका सपोर्ट बीजेपी को ही रहेगा। और सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी, इंजीनियर रशीद ने कल ये कहा था कि पहले हुकूमत बनाने से पहले यहाँ पे हमें स्टेटहुड वापस लाना चाहिए। और अगर बात करेंगे हम जो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने जो 5 लोगों को नॉमिनेट किया है, उन पे उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये नॉमिनेशन हो, ये नॉमिनेशन जो है ये असेंबली बनने के बाद होना चाहिए। ये रूल यही है कि असेंबली बनने के बाद हो, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है अभी कि कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। अगर अभी की जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक बीजेपी अकेले 27 सीटों पर आगे, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, अलायंस के साथ 38 सीटों पर आगे, पीडीपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, और अब देखिए किस तरीके से उनकी जो पूरी पॉलिटिकल जर्नी है उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर अन्य के खाते में 11, ये किसके साथ जाते हैं त्रिशंकु की स्थिति में, ये बड़ा सवाल। लेकिन हरियाणा की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों से ज्यादा पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। 54 सीटों पर कांग्रेस, 26 सीटों पर बीजेपी। प्रियंका जी, हमें लगता है कि अब आपको शुरुआती बधाई ले लेनी चाहिए। 54 पर इस वक्त आप आगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस की राह इतनी आसान होगी हरियाणा में? ऑल इज वेल, या सवाल अभी भी काफी हैं? देखिए, कांग्रेस में जो जनता है, जो कांग्रेस को वोट दे रही है, जिस तरह से हरियाणा की जनता ने वोट से पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया था कि इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस हरियाणा की जनता में थी। जिस तरह से बेरोजगारी थी, जिस तरह से महिला अपराध था, जिस तरह से किसानों की समस्याएं थी, किसानों के साथ हुए अत्याचार था, उसके साथ में पहलवानों पर अत्याचार हुआ, वो सारी चीजें पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। भारतीय जनता